जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सेल्फ में। कल हमने पढ़ा था दिल्ली सल्तनत, पढ़ा था कि कैसे दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ, और आज हम करेंगे दिल्ली सल्तनत का खात्मा और मुगल वंश की स्थापना करवाएंगे बाबर से। मुगल वंश का कार्यकाल 1526 से 1707 तक है। वैसे तो ये 1857 तक है, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत में। मुगल वंश का प्रथम राजा बाबर है और अंतिम राजा बहादुर शाह जफर है, जिसका कार्यकाल 1857 तक था। मुगल वंश को भारत के इतिहास का दूसरा स्वर्ण काल माना जाता है। दोस्तों जायज सी बात है, दूसरा यह है तो पहला भी होगा। पहला था गुप्त काल में, जो चला 319 से 540 तक। इसलिए कहा गया है इतिहासकारों के अनुसार क्योंकि इसी काल में कला संस्कृति परिपूर्ण रूप से विकसित हुई और मुगल काल में देखने को मिला। क्योंकि आप सब जानते हैं कि भारत में जितनी प्रसिद्ध इमारतें या स्मारकों का निर्माण हुआ वो सभी मुगल काल में हुआ, और इससे पहले इनका निर्माण गुप्त काल में हुआ था। हमारे इतिहासकारों के अनुसार दो स्वर्ण युग हुए, पहला गुप्त काल में हुआ, दूसरा मुगल काल में हुआ। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी, जिसका पूरा नाम जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, जिसका कार्यकाल 1526 से 1530 तक था। और इसका जन्म 14 फरवरी 1483 में हुआ था, तुर्की के फरगना में। फरगना पहले तुर्किस्तान का हिस्सा था, लेकिन अब अफगानिस्तान में है, और बाबर भी एक तुर्क था। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, जो तैमूर वंश से संबंध रखता था, और इसकी माता का नाम कुतलुग निगार बेगम, जो चंगेज खां के परिवार से संबंध रखती थी। तुर्की में एक समरकंद था, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। उसी का शासक था तैमूर, और जो बहुत खतरनाक था। और चंगेज खां मंगोल का शासक था, ये भी बहुत खतरनाक था। लेकिन बाबर का तैमूर और चंगेज खां से क्या संबंध है, आज हम इसी के बारे में जानेंगे। हम सब जानते हैं कि 1398 में भारत आया था। उस समय भारत का सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद था, और फिर 1221 में आया। उस समय दिल्ली सल्तनत में सुल्तान इल्तुतमिश था। लेकिन ये बाबर से कैसे संबंधित है? बाबर अपने पितृपक्ष से तैमूर का 5वां वंशज था, और अपने मातृपक्ष से चंगेज खां का 14वां वंशज था। इतिहासकारों का कहना है कि मुगलों का भारत में आना और 331 साल तक राज करना ये तो होना ही था, क्योंकि मुगलों की रगों में तैमूर और चंगेज खां जैसे खतरनाक शासकों का खून जो दौड़ रहा था। लेकिन बाबर की भारत में आने की क्यों जरूरत पड़ी, कैसे भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। 1194 में बाबर की उम्र मात्र 11 वर्ष थी, तो उसके पिता की मृत्यु हुई, और यह मात्र 11 वर्ष की आयु में फरगना का शासक बना। जैसे ये शासक बना, फरगना के आसपास के शासकों ने इस पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, मात्र एक बालक समझकर, और बाबर को फरगना छोड़कर भागना पड़ा। और दोस्तों यही से क्वेश्चन भी बनेगा, सबसे कम उम्र में कौन सा मुगल बादशाह था जो शासक बना? वो था बाबर, केवल 11 वर्ष की आयु में फरगना का शासक बना था। लेकिन ध्यान रखेंगे, सबसे कम उम्र में मुगल बादशाह बनने वाला शासक जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बना था, केवल 13 वर्ष की आयु में। बाबर ने फरगना से भागकर समरकंद तुर्की पर आक्रमण किया, और समरकंद में उसी के रिलेटिव रहते थे, और वहां पर अधिकार किया। 1494 से 502 तक बाबर ने समरकंद तुर्की पर राज किया, और ये समरकंद वही है जहां का शासक कभी तैमूर था। यह केवल 8 साल ही राज कर पाया, और फिर भी खुद को स्थिर नहीं कर पाया। यहीं पर 502 में उज्बेक शासकों ने इस पर आक्रमण कर दिया, और लड़ा गया सर ए पुल का युद्ध, जो बाबर और शेरबानी खां जो उज्बेक शासक था, इनके दोनों के बीच हुआ, और इसमें बाबर हार गया। और इस हार के बाद बाबर अफगान की तरफ चल गया। 1504 में बाबर ने काबुल और कंधार पर अधिकार कर लिया, और काबुल को अपनी राजधानी बनाई और शासन करने लगा। और अब बाबर स्थिर हो चुका था, इसलिए इसने 1507 में काबुल में एक उपाधि धारण की, पादशाह या बादशाह। बादशाह की उपाधि धारण करा, मतलब स्थिर शासक बनना। अभी तक बाबर की पैतृक उपाधि चल रही थी, यानी अभी तक बाबर जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर मिर्जा था, लेकिन इसने अपने नाम के पीछे से मिर्जा हटाया, और अब यह जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर बादशाह कहलाया जाने लगा। और इसने काबुल में लंबे समय तक शासन किया,
उसके बाद आर्थिक तंगी आने के कारण इसने सोचा क्यों ना भारत पर आक्रमण किया जाए, उसे लूटा जाए और आर्थिक रूप से मजबूत बना जाए। भारत में बाबर का पहला आक्रमण 1519 में था, बजौर के भेरगढ़ किले पर। और बाबर ने खुद अपनी आत्मकथा में यह बात कही है कि जब मैंने भेरगढ़ के किले पर आक्रमण किया तो उस समय मैंने पहली बार भारत में तोपों और गोले बारूद का प्रयोग किया था। बाबर ने 1520 से 1521 में सिंध और कश्मीर पर 3 आक्रमण किए। जब बाबर सिंध और कश्मीर पर आक्रमण किया उस समय भारत में दिल्ली सल्तनत चल रही थी और दिल्ली सल्तनत में एक अफगानी वंश था जो लोदी वंश के नाम से विख्यात था और इसका सुल्तान इब्राहिम लोदी था, जिसका कार्यकाल 1517 से 1526 तक है और इनकी राजधानी आगरा थी। इब्राहिम लोदी ने अपने 2 सूबेदार तैनात कर रखे थे, एक पंजाब के अंदर, एक दिल्ली के अंदर। पंजाब के अंदर दौलत खान लोदी था और दिल्ली के अंदर आलम खान लोदी इब्राहिम लोदी का चाचा भी था। इब्राहिम लोदी के शासन से सभी लोग परेशान थे, इसलिए दौलत खां और आलम खान लोदी चाहते थे कि किसी तरीके से इब्राहिम लोदी की हत्या करवा दी जाए। जब बाबर सिंध और कश्मीर में आक्रमण कर रहा था तो सबसे पहले खबर पहुंचेगी दौलत खां के बाद और उसके बाद पहुंचेगी आलम खां के बाद, तो उसके बाद ही आगरा पहुंचेगी राजधानी में। लेकिन और जब दौलत खां को पता लगा कि तैमूर का वंशज बाबर जो सिंध और कश्मीर पर आक्रमण कर रहा है और बेहद साहसी है और खतरनाक भी है और जो अत्याधुनिक हथियार लेकर भारत आया है और सबसे नायाब चीज तोपे और गोला बारूद अपने साथ लाया है, तो दौलत खां लोदी और आलम खां लोदी ने मिलकर विचार किया क्यों ना बाबर को बुलाया जाए कि दिल्ली पर आक्रमण करे और इब्राहिम लोदी को हराए। इस वक्त इब्राहिम लोदी कमजोर है और इब्राहिम लोदी की हत्या करवाकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया जाए, क्योंकि इन्हें लगता था कि ये तैमूर का वंशज है, तैमूर की तरह ही भारत में लूटपाट करने आया होगा। इधर जब इब्राहिम लोदी शासन कर रहा था तो इसका ही समकालीन राजस्थान के मेवाड़ में था राणा सांगा, जिसका दूसरा नाम संग्राम सिंह भी था। राणा सांगा इब्राहिम लोदी को 1517 में एक युद्ध में हरा भी चुका था, जो कटौली या कतौली का युद्ध था। पिछली वीडियो में हमने उसके बारे में जिक्र भी किया था। और जब राणा सांगा को बाबर के बारे में पता चला तो उसने भी ये सोचा कि बाबर तैमूर का वंशज है और हिंदुस्तान में जरूर लूटपाट करने के उद्देश्य से आया होगा, लूट करेगा और वापस चला जाएगा तैमूर की तरह हिंदुस्तान से। तो राणा सांगा ने सोचा क्यों ना बाबर को बुलाया जाए और बाबर की ही मदद की जाए इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने में। इसलिए राणा सांगा भी सोचता था कि बाबर इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करे और लूटपाट करके लौट जाए और दिल्ली पर मेरा अधिकार हो जाए। और बाबर को दौलत खां लोदी ने बुलाया कि आइए आक्रमण कीजिए इब्राहिम लोदी पर और कहा सिंध कश्मीर में इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, दिल्ली में आप आइए, वहां पर अपार धन और संपत्ति आपको मिलेगी, आक्रमण कीजिए। अब इब्राहिम लोदी कमजोर भी है। और जब यह बात राणा सांगा को पता लगी तो राणा सांगा ने भी बाबर को कहा कि आप आइए और मैं वादा करता हूं कि जब आप इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करेंगे तो मैं सेना लेकर आऊंगा और इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ूंगा, इब्राहिम लोदी मेरा भी दुश्मन है। तो इधर बाबर ने सोचा जब इतने न्योते आ रहे हैं, इतने बुलावे आ रहे हैं, तो क्यों ना किस्मत आजमाई जाए। और राणा सांगा ने भी साथ देने का वादा किया है। बाबर भारत आ गया। बाबर को पता था कि बाबर के पास केवल 12,000 सैनिक है और इब्राहिम लोदी के खेमे में 1 लाख सैनिक है। इस युद्ध को किसी भी तरीके से नहीं जीता जा सकता। तो बाबर ने पानीपत की जनता से ही मदद मांगी और पानीपत यमुना नदी के किनारे पर है, तो इसलिए उसने रणनीति बनाई। एक तरफ तो यमुना नदी और उसके दूसरी साइड एक खाई खुदवा दी, जिसे लकड़ियों से पत्तों से ढक दिया और इस तरह अपने सैनिकों को खड़ा कर दिया कि जब भी सैनिक आएंगे कि उनको सिर्फ अंदर आने का रास्ता मिले, बाहर जाने का रास्ता ना मिले। और यह एक युद्ध नीति थी। इस नीति को तुलगम्मा नीति कहते हैं। और इसने एक तोप के बाद एक तोप ऐसे लगाई और इस नीति को
और इस कला को उस्मानी कला कहते हैं। ऐसे तोप सजाने की कला को उस्मानी कला कहते हैं। और तोपों का संचालन कर रहे थे मुस्तफ़ा और उस्ताद अली। ये तोप चलाने में बहुत ही माहिर थे। और फाइनली 21 अप्रैल 1526 में हुआ निर्णायक युद्ध, पानीपत का युद्ध, जिसको हम पानीपत का प्रथम युद्ध भी कहते हैं। इसमें एक तरफ बाबर था और दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी। ये युद्ध वैसे तो सुबह शुरू होना था, लेकिन बाबर ने सोचा अगर सुबह का इंतजार किया तो किसी भी तरीके से इब्राहिम लोदी को हराया नहीं जाएगा। तो बाबर ने रात को ही आक्रमण कर दिया और तोपें चलाई गई। इब्राहिम लोदी के सैनिकों के खेमे में गोला बारूद की बारिश हुई और गोला बारूद की आवाज सैनिकों के लिए नहीं थी तो वहां के हाथी और घोड़ों के लिए भी नहीं थी। तो गोला बारूद की आवाज से हाथी बिदक गए और अपने ही सेना को कुचलने लगे। और इस प्रकार एक असंभव काम को बाबर ने संभव करके दिखा दिया, पानीपत का युद्ध जीतकर। और इसने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। बाबर ने अपने बड़े बेटे हुमायूं को आदेश दिया और कहा, जाइए दिल्ली और आगरा से लोदियों के खजानों को लूट कर लाइए और आगरा पर अधिकार कर लीजिए, क्योंकि दिल्ली सल्तनत की आखिरी राजधानी ही आगरा थी। बाबर की यह सबसे बड़ी जीत थी और इसी जीत की खुशी में बाबर ने पानीपत में काबुली बाग और काबुली मस्जिद बनवाई। बाबर की पत्नी का नाम मुसम्मत काबुली बेगम था, इसलिए इसी के नाम पर इसने काबुली बाग और काबुली मस्जिद बनवाई। और बाबर को बागवानी का बहुत शौक था। युद्ध जीतने के बाद जश्न मनाने के लिए यह काबुल गया और इसी जीत के उपलक्ष्य में इसने चांदी के सिक्के चलाए, और जिसमें काबुल में इसने शाहरुख सिक्के चलाए और कंधार में इसने बाबरी सिक्के चलाए। काबुल के हर एक नागरिक को एक एक चांदी का सिक्का दिया। इसी से खुश होकर काबुल की जनता ने सिकंदर को कलंदर की उपाधि दी और इसी बात से खुश होकर काबुल की जनता ने बाबर को कलंदर की उपाधि दी। और अब बाबर को जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर बादशाह कलंदर के नाम से जाना जाता था। और जब बाबर दोबारा वापस भारत आया तो इसने आगरा को राजधानी बनाया और इसके बड़े बेटे हुमायूं ने ग्वालियर के विक्रमजीत से कोहिनूर का मशहूर हीरा छीन लिया और बाबर को गिफ्ट कर दिया। इसलिए इसे बाबरी हीरा भी कहा जाने लगा। जब बाबर मुगल वंश की स्थापना कर चुका था हिंदुस्तान में, तो पूरे हिंदुस्तान के होश उड़ चुके थे, क्योंकि सब यही सोच रहे थे कि बाबर हिंदुस्तान में केवल लूटपाट करने के लिए आया है और चला जाएगा। कोई नहीं जानता था कि बाबर हिंदुस्तान में मुगल वंश की स्थापना कर देगा। बाबर जैसे ही आगरा पहुंचा तो उसने सोचा आसपास के शासकों को हराकर मुगल वंश का विस्तार किया जाए, और यही उद्देश्य बना लिया। जैसे ही बाबर आगरा पहुंचा तो बाबर को सबसे पहले ही राणा सांगा की याद आई कि चलिए उस इंसान से मिलते हैं जिसने हमसे वादा किया और अपने वादे से मुकर गया। क्योंकि जब राणा सांगा ने बुलावा भेजा था तो इब्राहिम लोदी के खिलाफ युद्ध में साथ देने का वादा किया था राणा सांगा ने। और आगरा से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक खानवा नामक स्थान था और इसी जगह पर लड़ा गया 1527 में, यानी अगले ही साल, खानवा का युद्ध, जो लड़ा गया बाबर और राणा सांगा के बीच। इसमें राणा सांगा का साथ महमूद लोदी और मेदनी राय ने दी थी, जो मालवा का शासक था। मैंने बताया था कि अब तक हिंदुस्तान में अफगानों का राज चल रहा था, जो लोदी वंश था, लेकिन बाबर ने हिंदुस्तान में अफगानों को खत्म कर दिया था पानीपत के युद्ध में। इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी बच गया था और महमूद लोदी ने राणा सांगा का साथ दिया इस युद्ध में। आप सोच रहे होंगे कि राणा सांगा और लोदी वंश के बीच तो दुश्मनी चल रही थी, तो उन्होंने बाबर को हराने के लिए हाथ मिलाया मजबूरी में। बाबर ने देखा राणा सांगा की सेना बाबर की सेना से 3 गुना है, तो राणा सांगा से जीतना मुश्किल था, क्योंकि राणा सांगा ने एक बार 1519 में इब्राहिम लोदी को हराया था। तो बाबर अपने सैनिकों के पास गया और जोश भरते हुए कहा कि हम हिंदुस्तान में आए थे इस्लाम धर्म का प्रचार करने। अगर आप चाहते हैं इस हिंदुस्तान में इस्लाम धर्म का प्रचार हो और हमें दर बदर की ठोकरें खाने के लिए, खाक छानने के लिए
दोबारा काबुल या कंधार ना जाना पड़े। इस युद्ध को युद्ध नहीं, धर्म युद्ध समझिए। ये धर्म की रक्षा की लड़ाई है और धर्म युद्ध कहलाता है जिहाद। तो बाबर ने इस युद्ध में जिहाद का नारा दिया। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि किस युद्ध में मुगलों ने जिहाद का नारा दिया था। तो बाबर ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया था। और इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। दोस्तों हम सब जानते हैं गाजी उसको कहते हैं जो गैर मुसलमानों का नाश करता है, और गैर मुसलमान वो होते हैं जो कलमा पर विश्वास नहीं करते। फिर 1527-28 में बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ। दोस्तों यह भी बहुत चर्चा में थी और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी दिया था कि यहाँ पर राम मंदिर बनेगा। यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है। बाबरी मस्जिद यूपी के अयोध्या में है और इसका निर्माण बाबर के सेनापति मीर बाकी ने करवाया था। यह ताशगंज से था और बाबर इसे बाबरी कहकर पुकारता था, इसलिए इसे बाबरी मस्जिद भी कहते हैं। फिर हुआ 1528 में चंदेरी का युद्ध। दोस्तों बाबर ने लोधी वंश का खात्मा किया था, तो इसलिए लोधी बाबर से लड़ रहा था। और राणा सांगा ने बाबर से वादा किया था, इसलिए बाबर ने राणा सांगा से युद्ध किया। बाबर ने सोचा मेदनी राय ने क्यों बीच में टांग अड़ाई। तो 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ, जिसमें एक तरफ बाबर था और दूसरी तरफ मेदनी राय। बाबर ने इस युद्ध में मेदनी राय को मार दिया। बाबर ने मेदनी राय और उसके सभी मंत्रियों के सिर कटवाकर मीनारें बनवाई थी। बाबर ने सैनिकों से कहा कि जाओ सारी महिलाओं को ले आओ और अपने साथ आगरा ले चलेंगे। तो सारी महिलाओं ने मिलकर आत्मदाह कर लिया, यानी जौहर कर लिया। तो यहीं पर पहली बार बाबर ने जौहर देखा था। जब रात को जीत का जश्न चल रहा था तो बाबर की नजर एक सैनिक पर पड़ी जो मीट का टुकड़ा तलवार से उठाकर खा रहा था। बाकी सभी सैनिक अपने हाथ से उठाकर खा रहे थे, लेकिन अकेला वो सैनिक ही तलवार से उठाकर मीट खा रहा था। बाबर ने अपने सेनापति मीर बाकी और अपने पुत्र हुमायूं को सचेत किया और कहा कि पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, और इसके माथे पर मुझे एक अजीब सी तेज नजर आ रही है, और ऐसा लग रहा है कि यह आदमी मुगल वंश के लिए खतरा हो सकता है, इस पर नजर रखना। जैसे ही सैनिक ने बाबर की सारी बातें सुनी तो उसे पता लग गया कि अब बाबर मुझे मरवा देगा। तो उसने सेना से भागने की सोची और भागते भागते उसने सैनिकों से कहा कि मैं कसम खाता हूं, अगर कभी भी खुदा ने मुझे मौका दिया तो मैं इन मुगलों को भारत से बाहर निकाल कर रहूंगा। और यही आदमी 12 साल बाद बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में बाबर के पुत्र हुमायूं को हराएगा और हुमायूं को भारत से बाहर निकालेगा और बनेगा शेर शाह सूरी। सेना से भागने के बाद महमूद लोधी से हाथ मिला लेता है। महमूद लोधी और सैनिक दोनों अफगानी थे। तो फिर लोधी ने अफगानों को बाबर के खिलाफ इकट्ठा किया और फिर लड़ा गया 1529 में घाघरा का युद्ध। दोस्तों ये एक मात्र ऐसा युद्ध था जो थल और स्थल दोनों में लड़ा गया था। इसमें एक तरफ तो बाबर था और एक तरफ अफगान थे। अफगानों का नेतृत्व कर रहा था महमूद लोधी। इतिहासकारों का कहना है कि इस युद्ध में बाबर बुरी तरह से घायल हो गया था। तो 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। तो इसको आगरा में दफनाया गया। आखिरी इच्छा यही थी कि इसने लंबे समय तक काबुल में राज किया है, तो इसकी कब्र वहीं होनी चाहिए। तो उस समय ये हालात नहीं थे कि उसकी लाश को काबुल पहुंचाया जाए। तो जैसे ही हालात ठीक हुए तो इसकी कब्र को खोद कर निकाला गया और काबुल भेजा गया। तो दोस्तों यहीं से पूछा भी जा सकता है ऐसा कौन सा मुगल बादशाह था जिसकी कब्र 2-2 बार खोदी गई। तो दोस्तों ये बाबर था और अब इसकी कब्र काबुल के अंदर है। बाबर ने अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी, जिसे तुजुक बाबरी कहते हैं या बाबरनामे भी कहते हैं। यह तुर्क भाषा में लिखी थी। अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे, उनमें से एक था अब्दुल रहीम खाने खाना। इसी ने बाबरनामा को फारसी भाषा में बदला था या अनुवाद किया था। और बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि जब मैं भारत आया था तो भारत का सबसे शक्तिशाली शासक विजयनगर साम्राज्य का कृष्णदेव राय था, जो सबसे शक्तिशाली था। और दोस्तों यहीं से एक मिसलेनियस क्वेश्चन भी है कि नगाड़ों का शौक रखने वाला कौन था। नगाड़ों का शौक रखने वाला भी बाबर था। जय हिंद दोस्तों।
सभी को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट जरूर कीजिए। नेगेटिव कीजिए, पॉजिटिव कीजिए। जय हिंद दोस्तों, चलते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में।